हेलो एवरीवन, ये यूपीपीसीएस मेंस 2023 का पेपर है, पेपर नंबर 4 एथिक्स का। अभिवृत्ति के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए तथा अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचन भी कीजिए। यहाँ पर इसमें बताना है हमें अभिवृत्ति का। और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी यहाँ पर यूपीपीसीएस मेंस का ही है, मेंस 2023 का। पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और फिर उसके बाद में 6 है। यहाँ पर सूचना का छिपाव सार्वजनिक पहुंच और भागीदारी को बाधित करता है। जो सूचना होती है उसका छिपाव सार्वजनिक पहुंच और भागीदारी को बाधित करता है। इस कथन के आलोक में सरकार में सूचना साझा करने और पारदर्शिता के महत्व पर चर्चा करनी है। एक तो यहाँ पर सूचना साझा करने के बारे में बताना है और पारदर्शिता उसके महत्व के बारे में यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर इसमें पारदर्शिता का महत्व तो यही होता है जैसे कि भ्रष्टाचार और लालफीताशाही है उस पर रोक लगेगी, जवाबदेही और उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मजबूत होगी। जब पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी तो प्रशासनिक व्यवस्था में जनता का विश्वास बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी, सूचना की पहुंच आसान हो जाएगी, ये होगा। और जो विभागीय समन्वय होगा, जब पारदर्शिता होगी तो विभाग में जो भी लोग काम करने वाले होंगे उनमें समन्वय की भावना आएगी और समायोजन में भी वृद्धि होगी। और यहाँ पर जैसे सहभागी शासन को बढ़ावा मिलेगा, जैसे कि माई गवर्नमेंट पोर्टल है उस पर नागरिक भागीदारी होगी और जो शासन होगा, प्रशासन होगा वो नागरिक केंद्रित होगा, नागरिकों का सशक्तिकरण भी होगा, विश्वास में वृद्धि होगी, जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी। और पारदर्शिता के यहाँ पर नैतिक, यहाँ पर अगर देखा जाए जो नैतिक नियम होंगे, अब सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005 उसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो जेम्स मिल का है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये और सदाचार नैतिकता जो महात्मा गांधी जी का राम राज्य है। फिर इसमें यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष वही जो पारदर्शिता होती है वो स्वच्छ, जवाबदेह, कुशल होगी। और यहाँ पर और इसकी प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी क्योंकि ये नागरिक केंद्रित होगी और सूचना तक आसान पहुंच होगी। तो इसी को ध्यान में रख के निष्कर्ष भी लिख रहे हैं। अब यहाँ पर निर्णय लेने कोमा सार्वजनिक पहुंच और जन भागीदारी, जन भागीदारी में सूचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूचना का अधिकार लोकतांत्रिक मूल्यों को भी महत्वपूर्ण कड़ी है, उसको बढ़ाने के लिए लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं। बढ़ाने में महत्वपूर्ण कड़ी है। अब यहाँ पर आगे जैसे कि अगर जानकारी छुपेगी तो लोकतांत्रिक शासन उससे क्या होगा, कमजोर होगा। ये तो इसी में ही आ जाएगा, इसी में ही पॉइंट आ जाएगा। तो इसलिए सरकार का दायित्व है कि वो जो नागरिक होंगे, नागरिकों के विश्वास को रखे और जो भी सूचना है उसको पारदर्शी रखे, सूचना को साझा भी करे। अगर यहाँ पर सूचना छुपाने से अविश्वास उत्पन्न होगा, अविश्वास और संदेह। अब इसी से ही सरकार और नागरिकों के बीच में विश्वास खत्म हो जाएगा, जिससे जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दे सकते हैं। उदाहरण यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक चुनावी बॉन्ड योजना है उसको चलाया था 2018 में, लेकिन अब उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय
यहाँ पर जैसे SC सुप्रीम कोर्ट होता है तो SC लिख सकते हैं, SC नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर लिखेंगे पारदर्शिता का महत्व क्या है। लाल फीताशाही पर नियंत्रण होगा। और यहाँ पर प्रशासनिक जो व्यवस्था होगी उसके प्रति जनता का विश्वास, प्रशासनिक व्यवस्था में जनता के विश्वास में वृद्धि। इसमें आगे भी लिखा जा सकता है जैसे कि विभागीय समन्वय होगा, विभागीय समन्वय में वृद्धि, समन्वय में वृद्धि, सूचना की पहुंच आसान हो जाएगी, नागरिकों का सशक्तिकरण होगा जब पारदर्शिता होगी तो। इसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। नागरिकों का सशक्तिकरण होगा और विश्वास में निर्माण होगा, विश्वास का निर्माण, जवाबदेही सुनिश्चित हो गया। अब यहाँ पर आंकड़े जो होंगे, आंकड़ों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, आंकड़ों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और सहभागी शासन को बढ़ावा मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि उदाहरण लिख सकते हैं यहाँ पर MyGov government.portal पर नागरिक भागीदारी, ये हो गया। और यहाँ पर नागरिकों का सशक्तिकरण, नागरिक केंद्रित यहाँ पर शासन भी होगा, इसमें है। अब यहाँ में लिखेंगे पारदर्शिता के नैतिक नियम। पारदर्शिता के नैतिक नियम जो RTI अधिनियम है 2005 का, उसको बताना है। और जेम्स मिल द्वारा अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख या अधिकतम सुख का सिद्धांत दिया था। इसमें जेम्स मिल हो गया, कांट और महात्मा गांधी जी, अरस्तु, इन सभी का पता होना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल्स कहीं भी डालने पड़ जाते हैं।
अब यहाँ पर नेक्स्ट जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, दो 2005, और महात्मा गांधी जी का जो भी राम राज्य है वो सदाचार नैतिकता में आ जाएगा। उदाहरण महात्मा गांधी राम राज्य। अब इसमें यहाँ पर आगे लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में पारदर्शिता एक स्वच्छ, जवाबदेह, कुशल प्रणाली सुनिश्चित करती है। इसलिए इसलिए जो पारदर्शिता होगी, इसलिए यह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर यही था। इसमें यहाँ पर नेक्स्ट है अभिवृत्ति के विभिन्न, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये सारे यूपीपीसीएस के लास्ट पेपर्स के ये पीवाईक्यूज है। अभिवृत्ति के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए तथा अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचन भी कीजिए। जो अभिवृत्ति होती है, जैसे कि हम किसी वस्तु के बारे में क्या सोच रहे हैं, उसमें हम पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, नेगेटिव भी सोच सकते हैं, या फिर न्यूट्रल भी रह सकते हैं कि हाँ ठीक ही है, इस तरीके से। तो यही होती है अभिवृत्ति। इसी प्रतिक्रिया को अभिवृत्ति कहते हैं। जैसे कि अब वेस्टर्न के जैसे कपड़े हैं वेस्टर्न वाले, अब कुछ लोग अगर हम ट्रेडिशनल सोचें, जो हमारे भारतीय कि ऐसे रहते थे, ये रहते थे, और पश्चिमीकरण देखें तो जींस वगैरह उसको, तो अलग अलग सोच होती है, कहीं पे सही हो जाती है वो और कहीं पे गलत हो जाती है। इसी तरीके से तो यहाँ पर यही लिखेंगे अभिवृत्ति किसी वस्तु, एक नजरिया होता है किसके प्रति हम कैसा देख रहे हैं, सकारात्मक, नकारात्मक या फिर उदासीन। किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक या फिर उदासीन प्रतिक्रिया को अभिवृत्ति कहते हैं। ये हो गया। अब इसका यहाँ पर एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल कोई सा भी दे सकते हैं जिसके प्रति अलग अलग नजरिया हो। उदाहरण, वर्तमान में पश्चिमी संस्कृति व ज्ञान के प्रति सकारात्मक, अगर वर्तमान में देखा जाए तो सकारात्मक अभिवृत्ति, जबकि पारंपरिक तरीके से देखा जाए आधार पर नकारात्मक अभिवृत्ति। अब इसमें आगे यहाँ पर लिखेंगे इसका निर्माण में क्या भूमिका होती है। इसमें अभिवृत्ति के घटक
अभिवृत्ति के घटक कौन कौन से होंगे? जैसे कि यहाँ पर एक संज्ञानात्मक घटक होगा, भावात्मक घटक, और एक यहाँ पर व्यवहारात्मक घटक या फिर क्रियात्मक घटक होगा। भावात्मक और एक क्रियात्मक घटक या फिर व्यवहारात्मक। ये है। अब इसमें जो संज्ञानात्मक घटक होता है, इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल भी देना है और फिर इसके बारे में भी लिखना है। जैसे कि कोई वस्तु है, उससे संबंधित कोई किसी व्यक्ति के विचार और विश्वास को ये दर्शाएगा कि क्या संज्ञानात्मक घटक है उसके प्रति। किसी वस्तु के प्रति कोई व्यक्ति है, उसके उस वस्तु के प्रति क्या विचार है और उससे क्या विश्वास आ रहा है उस पर। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण में यहाँ पर धूम्रपान के प्रति यहाँ पर अगर हम देखें, चिकित्सा के अकॉर्डिंग देखें तो नकारात्मक अभिवृत्ति होगी, यहाँ पर नकारात्मक होगी अगर हम चिकित्सा के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि इससे हार्मफुल होगी, कैंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम सोचेंगे तो यहाँ पर नकारात्मक अभिवृत्ति होगी, और किसी के लिए सकारात्मक भी होती है। तो वही है यहाँ पर धूम्रपान के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति चिकित्सीय। अब यहाँ पर भावात्मक अभिवृत्ति के बारे में देखेंगे। भावात्मक जो घटक होगा इसका, इसमें यहाँ पर किसी वस्तु, तथ्य और घटना के प्रति जो भी भाव का उत्पन्न होगा वही होता है भावात्मक घटक। कोई वस्तु है, घटना या फिर तथ्य के प्रति भाव का उत्पन्न होना। अब इसका भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे। जिसे राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान सुनकर सभी भारतीयों में क्या होता है? गर्व होता है। राष्ट्रगान सुनकर अब यहाँ पर व्यवहारात्मक जो घटक होगा, ये किसी वस्तु के प्रति हमारा व्यवहार और हमारी जो क्रिया होगी उसको दिखाता है। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिसके पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना, वही होता है। यहाँ पर लिखेंगे ये किसी वस्तु के प्रति हमारा व्यवहार, हमारे व्यवहार या हमारी क्रिया को दिखाता है। इसका यहाँ पर उदाहरण भी लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल, ये यहाँ पर क्रियात्मक घटक का है। उदाहरण पर्यावरण संरक्षण। यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे वो लिखना है।
इसमें यहाँ पर पूछा है इसको प्रभावित करने वाले कारक, जो अभिवृत्ति निर्माण है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। और ये यहाँ पर घटक थे कि अभिवृत्ति के कितने घटक हैं। एक तो संज्ञानात्मक, ये इसी सेट में भी आ जाता है यूपीपीसीएस का जो संप्रेषण होता है। संज्ञानात्मक घटक, इससे यहाँ से क्वेश्चन बन गए। भावात्मक घटक और व्यवहारात्मक घटक। यहाँ पर ये इसके बारे में, अब इसका यहाँ पर कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं अभिवृत्ति को वो लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष, उसके बाद इसमें कुछ पूछा ही नहीं है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, व्यक्तिगत अनुभव जो भी हमारे अनुभव होंगे पहले के वो, इसके यहाँ पर उदाहरण लिखें। योग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण। अब यहाँ पर संदर्भ समूह हो सकते हैं, परिवार और विद्यालय परिवेश, जैसे कि यहाँ पर घर से क्या सीख रहा है बच्चा, विद्यालय में क्या सीख रहा है, अब उसके प्रति कैसी सकारात्मक सोच बनी या फिर नकारात्मक सोच बनी, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर संचार माध्यम, संचार माध्यम जो भी संबंध प्रभाव पड़ेगा, संबंध उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि संचार, मोबाइल से क्या उसकी अभिवृत्ति कैसी सकारात्मक हो रही है या फिर नकारात्मक हो रही है। जैसे कि मीडिया का प्रभाव, इसमें यहाँ पर मीडिया का प्रभाव भी हो सकता है यहाँ पर अलग से। मीडिया का प्रभाव, सामाजिक अधिगम हो सकता है, सामाजिक अधिगम, जैसे कि यहाँ पर सहकर्मी मित्र हो गए, समाज में तो यही होगा सहकर्मी मित्र, और भी हो सकते हैं। यहाँ पर संस्कृति, संस्कृति में जैसे कि विश्वास, जो भी दृष्टिकोण होंगे वो व्यवहार से हम सीखते हैं। दृष्टिकोण और व्यवहार, सिखाती है। और यहाँ पर आगे भी हो सकता है, इसमें और भी पॉइंट। अब इसमें यहाँ पर लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में जो अभिवृत्तियां होती हैं वो स्वयं के अनुभव और हम दूसरों की अंतर्क्रिया से भी सीखते हैं। हम समाज में सीखते हैं, ऐसा नहीं है हम अपने परिवार से ही सीख रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, जहाँ से भी होगा हमारी सोच बनती है, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा देखना है कि जहाँ पर हमें सकारात्मक सोच मिल रही है वहीं हम उसको ग्रहण करें, ना कि नकारात्मक सोच को। अभिवृत्तियाँ अनुभव और दूसरों की अंतर्क्रिया के सीखी जाती है। यह जीवन के प्रारंभिक वर्षों में परिवार से यह जीवन के माता पिता और परिवारजन से
ग्रहण की जाती है। यहाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अभिव्यक्ति, जो भी अभिव्यक्ति होगी उसका निर्माण माता पिता और परिवारजन की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और इससे समाज में सहानुभूति समझ और रचनात्मक संवाद को बढ़ावा मिलता है। यदि हमारी अभिवृत्ति सकारात्मक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, यही था इसमें।